सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। चैप्टर नंबर 1 में अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो सारे 1 बाय 1 डिस्कस किए अभी तक के लेक्चर्स में। अकाउंटिंग के बेसिक से लेके उसमें जो यूज़ होने वाले जितने भी टर्म्स हैं वो टर्म्स को भी हमने 1 बाय 1 बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न किया। अब आज के लेक्चर में हम देखने जाने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अब अकाउंट्स किस तरीके से तैयार करने हैं, मतलब अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग की प्रोसेस क्या होती है, उसके सिस्टम क्या होती है, वो सिस्टम वो मेथड हम आज जानेंगे। ठीक है, पर उसके लिए पहले अगर आपने अभी तक जितना भी लेक्चर हमने 10 लेक्चर जो आगे के हुए वो सब लेक्चर के अंदर जितने भी टर्म्स हमने समझे हैं, अगर वो टर्म्स का आपको मीनिंग पता नहीं है और टर्म्स आपको मालूम नहीं है तो सिस्टम आपको समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मेरे आपसे ये निवेदन है कि आप अगर ये फर्स्ट लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो या फिर आपने कुछ लेक्चर स्किप कर दिए हैं या कुछ टर्म्स आपको नहीं समझ में आए तो पहले वो आप लर्न करें, उसके बाद के ही आगे आप जितना आपका बेस पक्का होगा उतनी ही आपको आगे की जो भी है जर्नी, मतलब कि अकाउंट्स रिकॉर्डिंग की जो है वो उतनी ईजी रहने वाली है। अकाउंट एक बड़ा ही ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि उसके अंदर आप जितना जानोगे उतना कम है, बराबर है। तो मैंने जितने भी टर्म्स हमें यहाँ पे बुक्स में दिए वो सारे टर्म्स मैंने 1 बाय 1 अभी तक के लेक्चर्स में कवर किए। वो आप एक बार ठीक से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसको बार बार आप समझे। अगर उसमें भी कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा है, कुछ क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं आपकी क्वेरी के सॉल्यूशन के लिए, बराबर। अब वो जब आपको बेसिक इतना पता है फिर आप आगे अगर मेथड सीखोगे, सिस्टम समझोगे, तब आपको वो इजी रहेगी और अच्छे से आप फिर आगे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर पाएंगे विदाउट एनी एरर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। उसमें हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। कितनी मेथड्स होती है, क्या होती है वो। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से अकाउंट्स के अंदर सब भी तो डिजिटलाइजेशन हो गया है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, बट उसका जो भी बेस है वो तो यही है। आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कुछ भी लेके आओ, बट आपको डेबिट क्रेडिट क्या होना है, कौन सा टर्म्स, कौन सा वर्ड्स किस ट्रांजैक्शन के लिए, कुछ इवेंट के लिए यूज़ होता है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। वो आपको सॉफ्टवेयर या कोई कंप्यूटर करके देने वाला नहीं है, वो स्किल तो आपके अंदर होनी चाहिए। इसको डेटर्स बोलेंगे या फिर इसको क्रेडिटर्स बोलेंगे, इसको पेएबल बोलेंगे या रिसीवेबल बोलेंगे, परचेस कहेंगे या सेल कहेंगे। परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होता है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल क्या होता है, वो तो आपको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको भी उसमें कुछ क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप फिर से एक बार वो लर्न करिए और फिर आप आगे मेथड पे जाइए, बराबर। मैंने इसीलिए थोड़े थोड़े जो टर्म्स थे वो अलग अलग करके 10 लेक्चर तक कवर किए, बराबर है। तो चलिए, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है उसमें तो आप रिपीट कर सकते हैं और फिर आप मेथड्स पे आइएगा। चलिए, मेथड्स के अंदर देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अभी के समय के अंदर 2 टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं, बराबर। दे ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग, और ये बदलते रहते हैं। बदलते रहने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सिस्टम कुछ ना कुछ नई डेवलप होती जाती है, बट उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल है
वो तो सेम ही रहने वाला है, वो सिस्टम सेम ही रहने वाली है, बराबर। एक सिस्टम जो थी अकाउंटिंग की मेथड जो थी वो थी देसी नामा सिस्टम, और दूसरी जो है वो है डबल एंट्री सिस्टम। ये दो टाइप्स के अंदर हम दो मेथड या यूज बोल सकते हैं कि एक देसी नामा सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम क्या है वो समझना है। The organization of the preparation of account under both the types is different, but the rules and principle are identical. मतलब देखो यहाँ पे ये बताया है कि हम सिस्टम कोई भी यूज करें, देसी नामा हो चाहे डबल एंट्री सिस्टम हो, उसकी सिस्टम जो है वो टाइप्स जो है थोड़ी डिफरेंट है, बट उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल कैसे है, आइडेंटिकल मतलब सेम है। उसको लिखने की, प्रेजेंट करने की थोड़ी बहुत मेथड अलग है, बट फाइनली जो है वो रिजल्ट सेम आने वाला है, और जो प्रोसेस है वो सेम है, जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है वो सेम है। प्रोसेस थोड़ी बहुत अलग हो सकती है लिखने की या बुक्स रखने की, वो सब बराबर, बट जो रूल्स है, जो बेस है, जो प्रिंसिपल जो है वो सेम रहते हैं, बराबर। इसीलिए तो हमने देखा था कि अकाउंट इज अ साइंस एंड आर्ट। साइंस है क्योंकि साइंस में भी रूल्स प्रिंसिपल सेम रहते हैं, उसमें चेंज नहीं होता है, वैसे ही अकाउंट में भी ऐसा होता है। बोथ द टाइप्स ऑफ परमिसिबल इन प्रेजेंट टाइम डबल एंट्री सिस्टम इज मोर पॉपुलर देन द देसीनामा बिकॉज द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू कंप्यूटर रेदर देन मैन्युअली रिटन। अभी के समय की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें, तो दोनों है, दोनों सिस्टम वैल्यूएबल है, दोनों सिस्टम काम करती है, बट अभी जो है ना मैन्युअली लिखने का काम होता ही नहीं है। सारा अकाउंटिंग का काम कहाँ पे होता है, कंप्यूटर में, डिजिटल हो गया। तो इसके चलते डबल एंट्री सिस्टम जो है वो मोर पॉपुलर देन देसी नामा सिस्टम, क्योंकि देसी नामा सिस्टम जो थी वो हाथ से लिखने वाले बुक्स में लिखते थे, हालांकि डबल एंट्री में भी हाथ से लिखते थे, बट डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डेवलप्ड हो गई कंप्यूटर में, डिजिटलाइजेशन हो गया, उसके कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे कि टेली प्राइम, आपने सुना होगा नाम, बराबर। टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर है, बिजी सॉफ्टवेयर है, अभी तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर भी आ गए, जोहो करके सॉफ्टवेयर है, उडू करके सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो इन लोगों को जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो बेस मिला, वो बेस क्या लिया उन्होंने, डबल एंट्री सिस्टम। तो इसके चलते डबल एंट्री सिस्टम जो है वो मोर पॉपुलर है देन देसीनामा सिस्टम इन द मॉडर्न टाइम। ओके, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड जितने भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो सारे कैसे होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हो गया, देसी नामा सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, और मोर पॉपुलर कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम, बराबर। चलिए अब देखो, अब इस दोनों सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़े। दोनों सिस्टम जो है वो उसकी मेथड क्या है, बेस मेथड क्या है वो समझते हैं। दो सिस्टम देखिए हमने, देसी नामा सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, बराबर। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर तीन टाइप्स होते हैं, मर्केंटाइल बेसिस, केस बेस और मिक्स्ड बेस। देसी नामा में कुछ ऐसा था नहीं, बराबर। अब इसको भी हम देखेंगे, मर्केंटाइल, केस और मिक्स्ड क्या होता है। ये देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखता होगा, उसमें देखिए फाइल से है, कैलकुलेटर है और बहुत सारे चार्ट है, बराबर, कंप्यूटर है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन ये है कि अभी मॉडर्न टाइम के अंदर जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादातर क्यों यूज़ होती है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, कंप्यूटर के अंदर होता है काम सब कुछ, बराबर। तो इसके लिए ये एनालिसिस का काम बढ़ गया है। पहले क्या था, खाली रिकॉर्डिंग का ही काम था, अकाउंट्स में लिख लिया, फाइनल बैलेंस शीट बना दी, प्रॉफिट फाइंड कर लिया, टैक्स पे कर दिया, बात खत्म। अभी ऐसा नहीं है, अभी कंपटीशन का ज़माना है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का भी एनालिसिस होता है, फिर उसके चार्ट्स बनते हैं, कंपैरिजन होता है हमारे कॉम्पिटिटर से, बराबर, हमारे पूरी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन होता है। ऐसा बहुत सारे ब्रांचेस अकाउंट की अभी है, तो इसके चलते डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ज़्यादातर पॉपुलर है। अब ये क्या है, मर्केंटाइल, केस और फिक्स मिक्स्ड बेसिस, बराबर। तो तीन टाइप्स की मतलब यहाँ पे
डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो अकाउंटिंग लिखा जाता है, और 3 टाइप जो है वो है मर्केंटाइल, कैश और मिक्स्ड बेसिस। बराबर। इसके पहले हम देखते हैं कि देसीनामा सिस्टम क्या थी और डबल एंट्री सिस्टम क्या थी, फिर हम देखते हैं आगे उसको डिटेल में कि ये मर्केंटाइल सिस्टम क्या है, कैश क्या है और क्रेडिट क्या है। बट यहाँ पे खाली इतना मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 2 सिस्टम है अकाउंटिंग की, एक देसीनामा और दूसरी डबल एंट्री। डबल एंट्री के 3 अलग अलग टाइप्स है, टाइप्स तो नहीं बोले जाते हैं, उसको प्रोसेस कहते हैं। उसको मर्केंटाइल बेस पे होती है, कैश बेस पे होती है और फिर मिक्स्ड बेस पे होती है। बराबर। अकाउंटिंग उसकी मेथड बोलते हैं हम कि मर्केंटाइल बेस मेथड, कैश बेस मेथड और मिक्स्ड बेस मेथड। चलिए, तो पहले हम समझते हैं पहले कि ये दोनों सिस्टम क्या है। तो देखो, देसीनामा सिस्टम के अंदर ऐसे आपने बुक्स देखे होंगे कहीं। अब पुरानी कोई पेढ़ी पे जाओगे, पेढ़ी यानी कि कोई बिजनेस, उस पे जाओगे तो आपको ऐसे बुक्स पहले देखने को मिलती है, अभी भी है। कोई लोग अपने हिसाब से अकाउंट लिखने के लिए एक बुक्स का यूज़ करते हैं, उसमें अलग अलग से नाम होते हैं, जैसे रोजमेल। बराबर। जैसे रोजमेल आता है उसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन लिखना होता है। तो ये एंशियंट मेथड है देसीनामा सिस्टम, बहुत पुरानी मेथड है, एंशियंट मेथड है ऑफ रिटन अकाउंट। अकाउंट लिखने की ये बहुत ही पुरानी मेथड है। ठीक है। जनरली इट वाज यूज्ड बाय सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस के अलग अलग फॉर्म है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ वगैरह। बराबर। तो ये जनरली जो मेथड थी देसीनामा सिस्टम, वो यूज होती है प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स में और पार्टनरशिप के अकाउंट्स में। ग्रेजुअली द यूज ऑफ दिस सिस्टम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। फिर धीरे 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 इसका यूज कम होता गया। अंडर दिस सिस्टम हाउ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, विच अकाउंटिंग बुक्स आर मेंटेन, इन्फॉर्मेशन इन दिस कॉस्टेक इज डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। मतलब इसको हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। देसीनामा चैप्टर का एक अलग से चैप्टर है देसीनामा सिस्टम का, उसमें देखेंगे। बट आपको यहाँ पे खाली इतना याद रखना है, इतना समझना है कि 2 सिस्टम होती है, देसीनामा और डबल एंट्री। हम जब सिस्टम मेथड पढ़ने का शुरू करेंगे डबल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री इज अ मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अभी डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज होता है। बराबर। डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है? तो डबल एंट्री सिस्टम में हमने पहले भी देखा, अभी भी आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट तो इफेक्ट होती है। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी इफेक्ट कितनी होती है? 2, इसलिए उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो डबल एंट्री यानी कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द मैथमेटिशियन ऑफ ल्यूका पेसियोली, हम याद रखना है आपको, इसको आपको आ सकता है एमसीक्यू में। किसने फाइंड किया इसको? ल्यूका पेसियोली इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के ये फादर माने जाते हैं, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी यहाँ पे हमको डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ने हैं और इसी रूल्स के ऊपर ये डबल एंट्री सिस्टम काम करती है। बेसिकली देर आर 3 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच आर डिस्कस्ड इन डिटेल सब्सिक्वेंटली। हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी है वो बेस क्या है? उसका रूल्स है। बराबर। ये रूल्स जो है वो डबल एंट्री सिस्टम का क्या है? पिलर है। डबल एंट्री सिस्टम से आपको अकाउंटिंग सीखना है तो आपको अकाउंटिंग रूल्स पता होने चाहिए। देयर आर 3 रूल्स, 3 रूल्स होते हैं, उसको हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। करेक्ट एंड फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रूल्स इज द करेक्ट एंड फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपने जितना इस रूल्स को अच्छे से समझा उतना ही आपको डबल एंट्री सिस्टम अच्छे से समझ में आएगी। और इसके पहले मैंने आपको क्या समझाया? अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम के अंदर है अकाउंटिंग सिस्टम समझना है तो डबल एंट्री अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट के रूल्स तो है, बट रूल्स कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आपको टर्म्स जो यूज होने वाले हैं अकाउंट्स में वो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जो हमने अभी तक डिस्कस किए इसके पहले के सारे लेक्चर्स में। ठीक है। तो रूल्स बेस है, पर रूल्स का बेस क्या है? टर्म्स। डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट विल बी द डेबिट इफेक्ट एंड व्हाट विल बी क्रेडिट इफेक्ट इंक्लूड इन दिस रूल्स। मतलब इस रूल्स के अंदर हमें ये पता चलता है कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बराबर। और यहाँ पे 3 टाइप की मेथड है,
बराबर। 3 टाइप के सिस्टम हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट बेस है, एक मर्केंटाइल है, एक कैश है और एक है मिक्स्ड बेस, बराबर। तो 3 एक किस तरीके से काम में आती है डबल एंट्री सिस्टम में, उसको देखेंगे हम। देखो जैसे मर्केंटाइल सिस्टम है, मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो आपको देख रहा है यहाँ पे देखो, तो ये होता है एक्सपेंसेस नाउ, ये होता है एक्सपेंसेस लेटर। अब इस कंसेप्ट को हम आगे देखते हुए चलते हैं। अंडर दिस मेथड व्हेन अकाउंट्स आर प्रीपेड ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ईयर आर कंसिडर। मतलब इस सिस्टम में इसको अक्रूअल और मर्केंटाइल दोनों बोल सकते हैं, अक्रूअल बेस बोल सकते हैं और मर्केंटाइल बेस भी बोल सकते हैं। अंडर दिस मेथड व्हेन अकाउंट्स प्रीपेड ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ईयर आर कंसिडर्ड। मतलब इस सिस्टम के अंदर, इस मेथड के अंदर कोई भी रिस्पेक्टिव ईयर, मतलब कि जो साल का हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उस साल के सारे ट्रांजेक्शन को हम इंक्लूड करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिकॉर्डिंग होना ही है। तो या तो आपको लगेगा कि सर ऐसा तो होता ही है, सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना, वही तो अकाउंटिंग है। नहीं, मेथड वाइज अलग है। अगर आप एक्रोल बेस्ड मेथड पे जाते हो, मर्केंटाइल बेस्ड मेथड पे जाते हो, तो आपको ऑल ट्रांजेक्शंस इंक्लूड करने हैं। इसलिए ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूड करने यहाँ का उसका मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम नॉर्मल हिसाब करते हैं तो क्या करते हैं, भाई अभी पेमेंट करना बाकी है तो उसको भी छोड़ो, मत लिखो यहाँ पे, अभी पेमेंट आना बाकी है उसको भी छोड़ो, उसको मत लिखो। तो ये ट्रांजेक्शन तो है, पेमेंट लेना है, पेमेंट देना है, वो ट्रांजेक्शन तो हो गया। अगर उसको आप इंक्लूड नहीं करते हो तो अक्रोल बेस नहीं है। अगर आप उसको इंक्लूड करते, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो चुका, हमने सेल कर दिया, पैसा लेना बाकी है तो सेल्स रिकॉर्ड हो गया, करना ही है रिकॉर्ड, बराबर। पेमेंट लेना बाकी है तो बाकी है, बट रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस जो मार्च महीना हमारा लास्ट होता है, उसका एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस हम पे करेंगे अप्रैल में, बट उसको लिखेंगे मार्च में, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई जब पेमेंट करेंगे तब एक्सपेंस लिखेंगे, तो वो अक्रोल बेस नहीं है। अक्रोल बेस का मतलब वो होता है कि जो भी रिस्पेक्टिव ईयर है, वो रिस्पेक्टिव ईयर के जितने भी ट्रांजेक्शन है, उतने सारे ट्रांजेक्शन आपको उसी साल के अंदर रिकॉर्ड करने हैं, बराबर। ये ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है, तो पर्टेनिंग टू रिसिप्ट, पेमेंट, लायबिलिटी, एसेट्स आर इंक्लूडेड, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर कंसीडर्ड, वेयर आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एटसेट्रा इंक्लूडिंग। मतलब एक्सपेंस पे करना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के हिसाब से लिखेंगे, इनकम मिलना बाकी है तो इनकम एक्रूड के हिसाब से लिखेंगे, सब कुछ लिख डालेंगे। एक ही अकाउंटिंग ईयर का जो भी है वो इसी साल का है तो वो साल का ट्रांजेक्शन लिखना ही है, उसको हम बोलेंगे अक्रूअल या मर्केंटाइल बेस। सीधा सिंपल हिसाब आपको इस एग्जाम्पल में समझाऊँ तो मान लो कि आप मार्च मंथ के आपका खत्म होता है 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर, बट मार्च मंथ का एक्सपेंसेस जो है वो हम मार्च मंथ में ही 31 मार्च में ही ऐड कर देंगे, एंट्री करेंगे, वो होता है एक्रूअल बेसिस। भले उसका पेमेंट हम करेंगे अप्रैल में, बराबर। अगर वहां पे हमने कुछ पेमेंट कर दिया है मार्च मंथ के अंदर, वो अप्रैल का या मई का पेमेंट है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है, तो उतना हम वहां से उसकी इफेक्ट माइनस कर देंगे और लिख डालेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया है। मान लो कि 3,000 पेमेंट जो है वो मार्च अप्रैल में 3 मंथ का पेमेंट है, और मार्च में हमने पे किया 3,000, तो मार्च में हमने 3,000 से एंट्री करेंगे हम, बट वो 3,000 का एक्सपेंस जो है उसमें से 1,000 ही मार्च मंथ का, मतलब इस साल का है, 2,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो हमें वो एडजस्टमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा। 3,000 पेमेंट का एंट्री हम करेंगे, बट एक्सपेंस के अंदर फिर हम माइनस करेंगे 2,000 और लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि 1,000 ही इस मंथ का है, इस ईयर का है, और 2,000 तो नेक्स्ट ईयर का है। तो ऐसे जो भी अकाउंटिंग ईयर का है, वो अकाउंटिंग ईयर का जितने भी ट्रांजेक्शन है वो उसी अकाउंटिंग ईयर के हम इंक्लूड करेंगे, वो होता है अक्रूअल बेसिस। ठीक है। द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ओनली आर कंसिडर्ड, मतलब वही साल के इनकम और एक्सपेंस हम कंसिडर करेंगे। इसमें एडवांस है तो भी वो एडजस्टमेंट कर देंगे, अगर बाकी है पेमेंट करने का तो आउटस्टैंडिंग करके भी हम
उसका प्रोविज़न कर देंगे, प्रोविज़न करना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स द रिसीवेबल इनकम ऑफ द करंट ईयर एंड द पेएबल एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर। ये जो है वो रिसीवेबल और पेएबल इनकम और एक्सपेंस का भी है वो इंक्लूड होता है इसके अंदर। केस इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आर नॉट कंसिडर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। मतलब केस इनकम, जो केस में इनकम मिलती है, जो केस में एक्सपेंस होता है, कौन सा, प्रीवियस ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि कोई एक्सपेंस ऐसा है जो मार्च अप्रैल मई का है और मैंने मार्च मंथ में पेमेंट कर दिया, तो उसमें से मार्च मंथ का 1000 ही है, 2000 तो मैंने अप्रैल और मई का यानी कि नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है। तो वो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट जो मैंने किया है उसका मैं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते टाइम वो हम लेंगे नहीं। मतलब हम पहले एक एंट्री तो 3000 की करेंगे क्योंकि पेमेंट 3000 का हुआ है तो कैश में एंट्री 3000 की होगी, बट एक्सपेंस हम 3000 से बुक नहीं करेंगे, वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे उसको प्रीपेड एक्सपेंस करके। एडजस्टमेंट कैसे होगा वो हम अकाउंटिंग सिस्टम जब रिकॉर्डिंग सीखेंगे तब सीखेंगे, बट आपको अभी एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि अक्रूअल बेस क्या होता है। तो अक्रूअल बेस ये होता है कि जो भी वो साल के ट्रांजेक्शन है, जो अकाउंटिंग ईयर के ट्रांजेक्शन है, वही हमें इंक्लूड करना है। उसमें नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन भी नहीं आना चाहिए और प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल में किया है तो उसको माइनस कर देना है प्रीपेड एक्सपेंस करके, और अगर कोई पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला है तो वो भी हमें एडजस्ट कर देना है। वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हमें ध्यान में लेना नहीं है, ठीक है। ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर आर रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस ईयर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर विल बी रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर के ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर में जाएंगे। हम उसको इस साल के जो ट्रांजेक्शन है वहीं पे ध्यान रखेंगे, बराबर। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल भी हम देखते हैं, डेट द प्रीपेड अकाउंट्स आर प्रीपेड फॉर द ईयर 1 for 14 to 31st March 15 एंड द सैलरी 5000 इज पेड एवरी मंथ। हर मंथ हम 5000 सैलरी पे करते हैं। फर्दर एज्यूम दैट सैलरी ऑफ मार्च इज आउटस्टैंडिंग। मार्च की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेमेंट बाकी है, अभी 31 मार्च खत्म हो गया, सैलरी ओबियसली अब मार्च खत्म होने के बाद ही देते हैं, मंथ खत्म होने के बाद ही देते हैं। तो 5000 एक्सपेंस जो है वो पे करेंगे हम अप्रैल में, बट वो खर्चा कौन सा है, मार्च का, बराबर। तो वैसे हमने 11th मंथ की पेमेंट तो कर दी है, तो 5000 सैलरी जो है वो भले पेमेंट नहीं किए पर उसको हमें क्या लिखना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी का पेमेंट बाकी है। इस तरीके से मतलब पेबल खड़ा करके हम उसको पेमेंट करेंगे, पेबल कर देंगे और खर्चा लिख लेंगे इसी साल में, भले ही पे करें हम नेक्स्ट ईयर में, बराबर। तो ये होता है एक्रूअल बेसिस सिस्टम में। तो सैलरी का खर्चा हम कितना लिखेंगे, 60,000 ही लिखेंगे, भले हमने पे किया है 55,000, पर 5,000 क्या करके लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा कि मर्केंटाइल सिस्टम क्या होता है। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है, मर्केंटाइल सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि जो भी अकाउंटिंग ईयर का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अकाउंटिंग ईयर के सारे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे लिखने हैं। उसमें ना तो नेक्स्ट ईयर का कोई ट्रांजेक्शन आता है या ना तो कोई प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन आता है। अगर हमने पेमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए किया है तो वो हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो नेक्स्ट ईयर में ही जाए, बराबर। और इस मंथ का कोई मतलब इस साल का कोई एक्सपेंस जो है वो पेएबल है, मतलब पे करना बाकी है, फिर भी हमें रिकॉर्ड करना है, भले ही पेमेंट हम करें उसका नेक्स्ट ईयर, बराबर। अब जब हम केस बेस सीखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा इसमें। केस बेसिस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये सिस्टम जो होता है इसके अंदर ये होता है ओनली केस ट्रांजेक्शन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर आर रिकॉर्डेड। इसमें खाली केस ट्रांजेक्शन ही लिखेंगे, मतलब केस में जितना पेमेंट किया वो खर्चा हो गया, केस में जितना इनकम मिला वो इनकम। हमें इसमें ये मतलब नहीं है कि ये इस साल का खर्चा है या नेक्स्ट साल का है या फिर प्रीवियस ईयर का है, ये नहीं है। मतलब 5000 सैलरी थी, हमने 11th मंथ की सैलरी पे की है, मार्च का सैलरी हमने मार्च में नहीं बट कहाँ पे पे किया, अप्रैल में, तो वो अप्रैल में ही लिखेंगे, मार्च में लिखेंगे नहीं, जैसे हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा। एक्रूअल बेसिस में क्या है, आप पेमेंट भले कभी भी करो बट खर्चा जो इस साल का है वो इसी साल में बुक करो। पेमेंट कर दिया है तो उस हिसाब से, अगर पेमेंट नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग हिसाब से करो, बराबर।
यानी कैश सिस्टम के अंदर हमें खाली कैश ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही लिखना है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू रिसिप्ट पेमेंट लाइबिलिटी एसेट, बराबर। टू यूज दिस मेथड इज वेरी लिमिटेड। ये मेथड बहुत कम यूज होती है क्योंकि प्रैक्टिकली समझने के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब देखो, पेमेंट तो कभी पेमेंट का टर्म्स अलग होता है, ट्रांजेक्शन का टर्म अलग होता है। मतलब हमने सेल कर दिया तो वो सेल इसी साल का है, अगर पेमेंट उसका जब मिलेंगे तब हम उसको सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, तो ये तो गलत है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो गलत है, बट सिस्टम है, उस हिसाब से भी आप उस सिस्टम से भी अकाउंटिंग रख सकते हैं। कैश बेसिस पे भी रख सकते हैं और मर्केंटाइल बेसिस पे भी रख सकते हैं, लेकिन मर्केंटाइल बेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है, कैश बेसिस बहुत ही कम। मान लीजिए जहाँ पे सर्विसेज का बिजनेस होता है वहाँ पे ज़्यादा कैश बेसिस में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पेमेंट रिसिप्ट जो होता है वो बिजनेस ही कैश बेसिस ज़्यादातर होता है उसके लिए। बट नॉर्मली देखा जाए तो क्रेडिट पीरियड होता है, इसलिए कैश बेसिस बहुत कम बिजनेस होते हैं, तो वो मर्केंटाइल सिस्टम ही ज़्यादा यूज़ होती है। अब हाइब्रिड सिस्टम क्या है, हाइब्रिड या तो मिक्स सिस्टम क्या है। ये सिस्टम जो है वो मॉडिफाइड कर दिए, मॉडिफाइड मेथड ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम की एक मॉडिफाइड सिस्टम है, बराबर। ये मिक्सचर है मर्केंटाइल और कैश की। दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया। हमारे इंडिया में एक काम आती नहीं है। जनरली द कंपनीज मेंटेन देयर अकाउंट अंडर दिस मर्केंटाइल सिस्टम एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 and the companies give certificate that the accounts are prepared as per the mercantile base। हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। जो एक है, ICAI जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करती है ताकि हर एक बिजनेस, हर एक इंडस्ट्रीज के अकाउंट्स जो है वो सिमिलर रहे। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि जो कंपनीज होती है उसको अकाउंट्स जो होते हैं वो मेंटेन करने होंगे मर्केंटाइल बेसिस पे। इसलिए ज़्यादातर हमारे जितने भी बिजनेसेस है वो सब यही मेथड यूज़ करते हैं। केस बेसिस सिस्टम बहुत रेयर केस में यूज़ होती है और मिक्स्ड जो है वो हमारे इंडिया के अंदर यूज़ होती नहीं है। ये मर्केंटाइल सिस्टम को मॉडिफाइड और मर्केंटाइल और केस बेसिस को मर्ज करके बनाई गई सिस्टम, उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है, तो वो हमारे यहाँ यूज़ होती नहीं है। तो आज हमने देखा अकाउंटिंग की मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? 2, देसीनामा सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री की 3 मेथड हमने देखी, मर्केंटाइल यानी एक्रोवल बेसिस, कैश बेसिस और मिक्स्ड बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको आगे यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम हमें किस तरीके से अकाउंटिंग रूल्स सीखने हैं, अकाउंट सीखना है, अकाउंटिंग किस तरीके से रिकॉर्ड करना, ये वो सिस्टम हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।